जी, मैं शिवरतन आप लोगों के लिए फिर सेफ्टी का वो छोटा हुआ टॉपिक मैं लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपका एक टॉपिक छूट रहा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वो टॉपिक है लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल इन वर्कशॉप। मतलब क्या बोल रहा कि कार्यशाला में लागू होने वाले आपके रूल्स और रेगुलेशन क्या है वो सारे आपको जानने हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसके वहां पे होते अधिकार होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको कानून दिए होते हैं, लेकिन वो आपको पता ही नहीं होता है। जिससे करना क्या होता है कि आपके अधिकारों के साथ वो लोग गलत यूज करता है और वहां पे क्या होता है कि आपको काफी बार शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या रूल्स है जो हमारे हित के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते। तो दोस्तों सबसे फास्ट में है आपका फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 का फर्स्ट में है। लेकिन मैं आपको इसके अंतर्गत बता दूं कि क्या होता है कि ये जो रूल्स है ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन इसको जो लागू करने का अधिकार दिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्री इंस्ट्रक्टर को इसके लिए रखता है ताकि वहां पे किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसको फॉलो करता है और इसके कुछ मतलब कि ये जो रूल्स लगाया जाता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य से, ताकि कौन कौन चीजों में फायदा हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी ये है। एक्चुअली इसका उद्देश्य था कि हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट दे सके सारे लोगों को वहां पे काम करने वाले। फिर क्या है ना कि आपका वर्कर्स का और मालिक का जो रिश्ता हो वो बहुत ही अच्छा हो, एक मतलब कि गुड रिलेशन हो। फिर है कि वर्कर्स अगर टाइम पे काम कर रहे हैं उसको टाइम पे रेस्ट भी चाहिए, ये सारे। फिर है कभी अगर एक्सीडेंट हो गया किसी वर्कर्स का, ठीक है, अब एक्सीडेंट होने के बाद उसको जो लॉसेस होती है वो उसको भी फिल करना होता है ओनर के ही। ये सारी रेगुलेशंस के अनुसार है। अब जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको सैलरी भी ही मिलना चाहिए। देखिए कभी कभी होता है ना कि सैलरी कट ऑफ होती है, हाँ, रूल्स के अनुसार ही सैलरी कट ऑफ होनी चाहिए। जेन्युइन रीजन जो है उसके हिसाब से ही आपका सैलरी जो है ना कट होना चाहिए होता है। ये सारे अगर रूल्स कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है, ठीक है, तो पता है उसको कुछ दंड भी दिया जाता है, ठीक है, रूल्स के अनुसार। वो 2 साल का उसको जेल हो सकता है या तो 1 लाख, साथ में ही, या तो नहीं, साथ में ही 1 लाख जुर्माना भी किया जाता है। हाँ जी, तो इसके बाद है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ठीक है, 1948। तो इसके देखिए ये इसका हेड ऑफिस तो दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन एक चीज है कि इसको फॉलो करने के लिए ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए होते हैं। वो कंडीशंस क्या है कि ये, हाँ, वही एम्प्लॉई आएगा इस अधिनियम के अंदर जिसका सैलरी जो है 25,000 होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में क्या है कि कोई अगर ऐसे फैक्ट्री वगैरह में कोई आदमी काम करते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से रिलेटेड हो और वहां पे 20 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, या तो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर से रिलेटेड ना हो और वहां पे 10 या 10 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, फिर भी ये फॉलो होता है। ये तो उन सारी जगहों में भी फॉलो होता है, जैसे कि आपके कुछ शॉप्स हो गए, होटल हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, न्यूज़पेपर प्रेस वगैरह, ये सारी चीजों पे भी ये अधिनियम जो है फॉलो होते हैं। तो इसके बाद आता है पेमेंट्स ऑफ वेज एक्ट 1936। इसका हिंदी है कि देखिए मजदूरी, आपका जो मजदूरी मिलता है, ठीक है, उसका अधिनियम है, तो इसलिए ये मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसको वेतन भुगतान अधिनियम भी बोला जाता है। देखिए इसमें अगर समय पर मजदूरी नहीं दिया जाता है या तो रोका जाता है तो ये एक्ट आपका लगता है। और यहाँ पे भी एक कंडीशंस है कि सैलरी जो है वो आपके एम्प्लॉय की कम से कम 6500 रुपये होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव एक तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि पेमेंट जो है टाइम पर होना चाहिए, उसके रूल्स के अनुसार होना चाहिए, टाइम आपको फ्री देना चाहिए, कितना मतलब कि वैकेंट होना चाहिए, या तो कट ऑफ सैलरी आपके एक रूल्स के अनुसार होना चाहिए, सैलरी आपकी मंथली होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कभी कभी क्या है ना कि आपका सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड हो रहे हैं या तो निकाले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे टाइम में आपका जो सैलरी है ना वो नेक्स्ट डे ही होने चाहिए। आज आपको अगर निकाला जा रहा है तो वो सैलरी आपको कल ही मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि
देखिए अब क्या है कि सैलरी कब कब कितने कितने डेट में देना चाहिए। देखिए उसके लिए है कि अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, जिस कारखाने में काम करते हो, वहां पे अगर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने लोग आप लोग काम कर रहे हो, वो अगर 1000 से कम है तो आपको मंथ के 7 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर सैलरी आपकी कुछ और हो रही है, ठीक है, मतलब कि 1000 से ज्यादा मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं आपके फैक्ट्रीज में, तो फिर वहां पे आपको 10 तारीख तक आपकी सैलरी आ जानी चाहिए होती है। तो नेक्स्ट है आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, ठीक है। इसका हिंदी है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ठीक है। तो ये तो कब अप्लाई होता है, जैसे कि किसी का डेथ हो, ठीक है, किसी कोई भी प्रॉब्लम से डेथ हो गई हो किसी की, या तो वो काम इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि वो काम करने लायक ही नहीं है, तो फिर ये चीजें मतलब कि अप्लाई होती है, ये वाली एक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज, वर्क एरियाज को अलग करके दिया गया है, ठीक है, वही सब जगह पे ये अप्लाई होता है। देखिए इसमें से है आपका रेलवे, ठीक है, काफी सारी फैक्ट्रीज है, खदान है, जहाँ पे डेंजर रिलेटेड वर्क होती है, ठीक है, थोड़ा सा रिक्सी काम किए जाते हैं वहां पे। फिर ऐसे जगहों पे क्या होता है ना कि आपको सैलरी जो है वो कटअप करके रख के आपको बाद में दिया जाता है, या काफी सारे वो एक्ट है 1923, उसके हिसाब से ही आपको आपकी मतलब जो भी रहेगी हेल्प करना वो आपको किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ये है कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम 1952, ठीक है। इसमें क्या है कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय पे काफी लोग डिपेंड होते हैं, उनके लिए उनको कुछ एक बजट कुछ दी जाती है, ठीक है। इसमें आप कुछ आपके रूल्स होते हैं, ठीक है। कंपनी हैव मोर देन 20 एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका 20 से ज्यादा काम मतलब कि आदमी एक साथ काम करना चाहिए उस कंपनी में, तभी आपको दे सकता है, और वो भी रूल्स होते हैं अलग अलग। इसका ऑब्जेक्टिव है कि देखिए रिटायर्ड के बाद वही अगर मर जाते हैं या तो रिटायर्ड कर जाते हैं, सॉरी डेथ कर जाते हैं या तो रिटायर्ड कर जाते हैं, तो फिर उस पे जो आदमी डिपेंड है उनके लिए कुछ कंपनी को ही हेल्प करनी पड़ेगी। इसके बाद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है। इसमें क्या होता है कि कंपनी मतलब सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये होते हैं कि श्रमिक और कंपनियों के बीच विवाद ना हो, जिसके कारण क्या करता है एक सुलह अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में। इसके अंतर्गत देखिए एक न्यायीकरण का गठन भी किया जा सकता है एक अलग से, ठीक है। अगर कोई ज्यादा झंझट हो तो इसमें जो डिस्कशन किए जाते हैं वो आपके वेतन के संबंधित डिस्कशन किए जाते हैं, फिर आपके कार्य से संबंधित डिस्कशन किए जाते हैं, आपका जो अवकाश होना चाहिए, विश्राम का अवकाश होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उससे रिलेटेड इन चीजों का समाधान किया जाता है, ठीक है। लास्ट में जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड एबोलिशंस एक्ट 1947, ठीक है। ये ठेका श्रमिक नियमन एवं क्या है उन्मूलन अधिनियम 1947 है, ठीक है। इसका गठन तो 1970 में किया गया था, 1970, ठीक है, 70। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ठेकेदार के अंदर कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है ना, काफी सारे लोग ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, तो उसके हितों के लिए, ठीक है, उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि ठेके पर रखे गए जितने भी कर्मचारी है उसका जो रोजगार है वो नियमित होना चाहिए और सैलरी कितने टाइम तक आ जाना चाहिए। काफी जैसे कि अभी आपको सुनने को मिलता होगा कि कोई ठेके पे काम करने गया है फिर उसको सैलरी नहीं मिलती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे रिलेटेड जो एक्ट है वो है आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड एबोलाइजेशंस एक्ट 1970, ठीक है। तो सारे के सारे जो आपके ऑलमोस्ट 7 एक्ट थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब